जीना हराम किए रहते हैं कसम से। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। हम लोग आज पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स पढ़ेंगे। चले, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। सरफेस केमिस्ट्री में बेटा हमने आपको बताया था कि 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक हम लोगों ने एडजॉर्प्शन पढ़ा था, दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कैटालिसिस के बारे में पढ़ा था, और आज तीसरा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है कोलाइड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जल्दी से आ जाइए बेटा, बहुत फास्ट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फास्ट ज्वाइन कर लीजिए बेटा। चले स्टार्ट करते हैं कोलाइड्स के बारे में पढ़ना। कोलाइड्स देखिए, सबसे पहली चीज जो कोलाइड्स होते हैं, हम 3 चीजें बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से समझिएगा। हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइड, और तीसरा होता है सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन होता है। तो पहले तो इनको समझिए कि इनको किस तरीके से कोलाइडल स्टेट को, मतलब इनको किस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। जो कोलाइड्स होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, तो उसको बोला जाता है कोलाइड्स। क्या बोला जाता है? कोलाइड्स बोला जाता है। और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक की रेंज का होता है। किस रेंज का? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की रेंज का होता है, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे तरीके से याद रखेंगे आप लोग कि इसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर रेंज तक का होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है ये, finely divided particles of any substance with the diameter lying between the 1 to 1000 nanometer range, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड इन एनी मीडियम कॉन्स्टिट्यूट कोलाइडल सिस्टम। तो ये क्या बनाएंगे? कोलाइडल सिस्टम बनाएंगे। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। जैसा कि मैंने बताया था कि पार्टिकल के साइज के बेसिस पर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा कोलाइडल पार्टिकल का साइज, और सस्पेंशन से क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल का साइज छोटा होगा, है ना। यहां पर टोटल हमें देखने के लिए मिलेंगे 8 टाइप के कोलाइड्स। कितने? टोटल 8 टाइप के कोलाइड्स देखने के लिए मिलेंगे। आप कहोगे कि सर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में 9 तरीके के सॉल्यूशंस हुआ करते थे। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो वाकई में 9 तरीके के ये भी होंगे, लेकिन क्या होता है अगर हम यहां पर देखें कि गैस इन गैस, क्या चीज देखें? गैस इन गैस, तो वो कोलाइड्स नहीं बनाता है, वो बनाता है ट्रू सॉल्यूशन। इसीलिए उसको हम कोलाइड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए ये 8 टाइप के रह जाते हैं। कितने टाइप के रह जाते हैं? 8 टाइप्स के रह जाते हैं। देयर आर 8 टाइप colloidal systems are possible on the basis of disperse phase and dispersion medium। disperse phase और dispersion medium के बेसिस पर जो कोलाइड्स होते हैं वो हमारे पास में 8 टाइप के होते हैं। अभी हम लोग इस टेबल में यहां पर देखेंगे, है ना। बिकॉज गैस इज मिक्सड विद अनदर गैस, जब गैस को दूसरे गैस के साथ में मिक्स किया जाए तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। हेंस इट इज नॉट अ कोलाइडल सिस्टम। ये कोलाइडल सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है? ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग जिस तरीके से ये जो
जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है उसी तरीके से हमने यहां पर एनसीईआरटी की टेबल को कॉपी किया है और फिर यहां पर हमें ये सीखना, यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि अगर हमारा डिस्पर्स फेज ये है, डिस्पर्सन मीडियम ये है, तो वो किस तरीके का कोलाइड बनेगा या उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 टाइप के कोलाइडल सिस्टम है, आप यहां से देख सकते हो 8 टाइप के कोलाइडल सिस्टम है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लेंगे डिस्पर्स फेज और यहां पर लेंगे डिस्पर्सन मीडियम। फिर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा किस टाइप का कोलाइड बनेगा, उस कोलाइड का नाम हमें यहां पर देखना है और उस कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होता है उसको हमें देखना है और याद रखना है। ये टेबल अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखें ऐसे देखिएगा, डिस्पर्स फेज में हमने सारे के सारे पहले तीनों बार सॉलिड ले लिया, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, सॉलिड को गैस में मिला दिया। तो मतलब इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। फिर लिक्विड ले लिया, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, लिक्विड को गैस में मिला दिया, ठीक है ना। ऐसे फिर हमने गैस ले लिया, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, और फिर अगली बारी होती गैस, गैस होती ना, डिस्पर्स फेज भी गैस और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होता, गैस होता। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जब गैस और गैस होंगे दोनों, तो वो हमारा कोलाइडल सिस्टम नहीं होता है, जबकि क्या होता है, वो ट्रू सॉल्यूशंस होता है। इसीलिए हम इसको कोलाइडल सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारे पास में जो टोटल कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं वो 8 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये दो बातें आपको याद हो गई होंगी, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। इस तरीके से टोटल ये इतना पोर्शन आपका हो गया तैयार। अब जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है, मतलब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो इस तरीके का जो कोलाइड बनता है हमारा उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड सॉल बोलते हैं। इसके एग्जांपल में अगर देखोगे तो सम कलर्ड ग्लासेस एंड द जेम स्टोन्स, जो महंगे महंगे पत्थर, महंगे महंगे स्टोन्स होते हैं उनको बोला जाता है जेम स्टोन्स। तो कलर्ड ग्लासेस, जो भी कलर्ड कांच होती है वो, और जेम स्टोन्स जो होते हैं वो सॉलिड सॉल के एग्जांपल होते हैं। बताओ क्या बात याद हुई, याद हुई ना बात। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आता है पेंट्स और सेल फ्लूइड्स। जो भी बायोलॉजी में आप लोग सेल फ्लूइड्स पढ़ते हो वो सेल फ्लूइड्स, और जो भी आपका पेंट है वो किस में आ जाता है, सॉल में आ जाता है। मतलब सॉलिड इन लिक्विड, ये डिस्पर्सन फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, तो इसका मतलब है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस इसको बोला जाता है एरोसॉल। क्या बोला जाता है, एरोसॉल। क्या बोला जाएगा बेटा, एरोसॉल। एक बात और याद रखिएगा, जब लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है तो भी बोला जाता है एरोसॉल। क्या बोला जाता है, तो भी एरोसॉल बोला जाता है। जस्ट लाइक जैसे कि सॉलिड को सॉलिड सॉल बोला जाता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाने पर, उसी तरीके से जब गैस को सॉलिड में मिलाया जाता है तो भी सॉलिड सॉल बोलते हैं, ठीक। बाकी ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाया जाता है तो जेल बनता है। क्या बनता है, जेल बनता है। और जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो ये बनता है हमारे पास में इमल्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इमल्सन वाला इंपॉर्टेंट है। गैस को जब लिक्विड में मिलाया जाता है तो फोम बनता है। चले इसके एग्जांपल्स पर आते हैं। जब सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल बनता है। एरोसॉल का एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, डस्ट। क्या चीज, स्मोक और डस्ट। इसके बाद जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं जेल बनता है। जेल के एग्जांपल में आ जाएगा आपका चीज, मतलब पनीर, बटर, जेलीज, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अगर लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाए तो जैसे इसका एग्जांपल मिल्क है, हेयर क्रीम है। मिल्क और हेयर क्रीम इमल्सन के एग्जांपल्स है, क्लियर। इसके बाद लिक्विड को अगर गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल बनता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो भी आपकी इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती हैं वो सब, ठीक है ना। इसके बाद गैस को जब लिक्विड में मिलाया जाता है इसको फोम बोला जाता है। ये किस टाइप का बनाता है, फोम, मतलब कोलाइडल सिस्टम या टाइप ऑफ कोलाइड क्या हो जाएगा, फोम हो जाएगा। इसमें जो एग्जांपल होगा वो आपका फोम होगा, विप्ड क्रीम होगा और सोप लेदर होगा, ठीक है ना। सोप के झाग होंगे उसको बोलेंगे सोप लेदर। बात समझ में आई। तो ये सारी टेबल जो है आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जब लिक्विड डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो तो क्या बोला जाता है। आपने पढ़ा कि इमल्सन बोला जाता है, ठीक है ना। इमल्सन भी दो तरीके का होता है, OW टाइप और WO टाइप, मतलब ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप। वो आगे की बात है, अगर कभी पूछा जाए तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लीजिए आप।
कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर जो होता है उसको बोला जाता है आर्जीरॉल। क्या बोला जाता है? आर्जीरॉल बोला जाता है। क्या? आर्जीरॉल बोला जाता है। आई लोशन होता है वो। क्या होता है बेटा? आई लोशन होता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर है तो उसको हम बोलते हैं आर्जीरॉल, और वो होता है हमारा आई लोशन। क्या होता है? आई लोशन होता है। बात क्लियर हुई? कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड जो होता है उसको बोला जाता है पर्पल ऑफ कैसियस। क्या बोला जाता है? पर्पल ऑफ कैसियस। ये 2 पॉइंट अलग से बता रहे हैं, यहां पर नहीं है ये। पर्पल ऑफ कैसियस किसको बोला जाता है? बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड को पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर को आर्जीरॉल बोलते हैं। आर्जीरॉल आई लोशन होता है। बात समझ में आई? नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए फिर इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं कोलाइड्स का। अभी हमें यहां पर जो कोलाइड्स पढ़ रहे हैं, इस कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से पढ़ना है बार बार, ठीक है ना? तो यहां पर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं कोलाइड्स का। किसके बेसिस पर करेंगे बेटा? यहां पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में जो भी पार्टिकल है उसके बेसिस पर कोलाइड्स जो होते हैं हमारे पास वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं बेटा। बोल दिया मैंने आर्जीरॉल। अगर ना लिख पाओ तो फिर बता देना। अगर सिल्वर का कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसको आर्जीरॉल बोला जाता है, आई लोशन होता है। और अगर गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पर्पल ऑफ कैसियस। क्या बोलते हैं? पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। क्या लिख पाओगे? ना लिख पाना तो बताना, फिर से लिख देंगे। बात समझ में आई? चलो, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स बोलते हैं। इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। बराक ओबामा की पत्नी का नाम था मिसेल ओबामा, है ना? पता होगा आप लोगों को। दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायामीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। तो बस इसकी डेफिनेशन से नहीं पूछा जाएगा कभी एग्जांपल, आप मतलब इसको डेफिनेशन से नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखिएगा गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल जो होते हैं वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के, मल्टीमोलिकुलर सॉल के एग्जाम्पल होते हैं, या मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के एग्जाम्पल होते हैं। फिर पूछा जाएगा मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल मतलब मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे इसके एग्जाम्पल में स्टार्च, क्या छोटा मोटा मॉलिक्यूल है? नहीं, बहुत बड़ा। सेलुलोज, प्रोटीन, पॉलीमर्स, ये जो होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं। दे आर सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे बी इन द कोलाइडल रेंज। जिनका साइज जो होता है कोलाइडल रेंज का होता है उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और पॉलीमर्स आते हैं, ठीक है ना? गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल किस में आते हैं? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में आते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या आता है? स्टार्च आता है, प्रोटीन आता है, पॉलीमर आते हैं, यही सब आते हैं। जो सेलुलोज आता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बस एग्जांपल पर ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है ना? चले आगे देखें। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर कोलाइड्स एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब हम बात करते हैं लो कंसंट्रेशन पर तो ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट द कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट। किसकी वजह से? देखो, लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह, या कोलाइडल बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन। ठीक, उनको बोला जाता है क्या? एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल में याद रखेंगे सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं या मिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं या मिसेल्स होते हैं। क्या बताओ, बात समझ में आई? बताओ भाई, बात समझ में आई? चलिए एक नोट पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे। नोट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, उस नोट पॉइंट को देखिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ क्या?
द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा गया है, ये नोट में इसीलिए लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बताना कि क्राफ्ट टेम्परेचर उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब जिस टेम्परेचर से ज्यादा रेंज पर क्या होता है मिसल का फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मिसल का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है सीएमसी। सीएमसी, ठीक है। सीएमसी का फुल फॉर्म क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नहीं है जो कि लुधियाना में, ठीक है ना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नहीं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है उसका फुल फॉर्म, सीएमसी बोला जाता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन उसका फुल फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड इन शॉर्ट इज कॉल्ड सीएमसी। क्या बोलते हैं? सीएमसी बोलते हैं। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी नोट में आपका लिखा गया है। फॉर्मेशन ऑफ द मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव a particular temperature is called Kraft temperature and above a particular concentration is known as a क्या क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन या सीएमसी, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन या सीएमसी। बात समझ में आई? चलिए अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कोलाइड्स का। किसका? कोलाइड्स का तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो कोलाइड का तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किसमें? हम करते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स और लायोफोबिक सॉल्ट में, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द नेचर ऑफ क्या चीज? इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। देखो फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग होता है। फिलिक मीन्स होता है लविंग, लव करने वाले, प्यार करने वाले, ठीक है ना। फोबिक मीन्स क्या होता है बेटा? फोबिया मीन्स होता है डर। क्या होता है? डर होता है, डर। डर, फोबिया मीन्स क्या होता है? डर होता है। डर मतलब दूर भागना होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? दे कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली बाय डायरेक्टली मिक्सिंग विद द लिक्विड इन डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन इनको इजिली नहीं बनाया जा सकता है। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल मेथड्स ओनली। इनको स्पेशल मेथड से बनाया जाएगा। किसको? लायोफोबिक को, क्योंकि इनको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। ये दूर दूर भाग रहे होंगे पार्टिकल, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना, ऐसे समझ लेना। तो इनको स्पेशल मेथड से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली डायरेक्टली मिक्सिंग करके लिक्विड में बनाए जा सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम के साथ में। दे आर क्वाइट स्टेबल। ये कैसे होते हैं? फिलिक होते हैं, लविंग होते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? ये स्टेबल हो जाएंगे। ये फोबिक है। फोबिक है मतलब इनको डर लगता है, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, दूर दूर जाना चाहते हैं। तो बताओ क्या होंगे ये? दे कैन बी इजिली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये क्या होते हैं? इनको इजिली प्रेसिपिटेट किया जा सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला करके। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्या होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर। लविंग है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो दूर चले जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं। तो क्या होगा? इनमें रिवर्सिबल नेचर के होंगे। वंस प्रेसिपिटेटेड कैन रिफॉर्म द कोलाइडल सॉल्ट बाय द सिंपल रिमिक्सिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम। अगर दूर चले भी गए तो दोबारा से इनको क्या किया जा सकता है? रिफॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एक दूसरे के पास आ सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाएगा कि ये किस नेचर के होंगे बच्चों? रिवर्सिबल नेचर के होंगे। लेकिन इनमें क्या हुआ? अगर एक बार गुस्सा हुए, एक बार दूर चले गए, क्योंकि वैसे भी डर लगता है, अगर एक बार दूर चले गए किसी भी वजह से तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये इरिवर्सिबल नेचर के होंगे। किस नेचर के बेटा? इरिवर्सिबल नेचर के होंगे। वंस प्रेसिपिटेटेड कैन नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल्ट बाय द सिंपल एडिशन ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्सन मीडियम में हम सिंपली इसको बनाना चाहें दोबारा से तो इनको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। बस इसके बाद लास्ट पॉइंट, देयर सरफेस टेंशन इज लोअर देन द डिस्पर्सन मीडियम। क्यों? क्योंकि ये दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, तो इनमें जो इनकी सरफेस पर टेंशन होगी वो क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसमें डर है, हमेशा डर होगा। डर की वजह से इनमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। देयर सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज द डिस्पर्सन मीडियम। लगभग उसी के बराबर होती है। मतलब क्या होती है? ज्यादा होती है सरफेस टेंशन। तो बताओ लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड को समझ गए तुम लोग? लायोफिलिक और लायोफोबिक समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताएंगे।
चलें आगे चले, फिर इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ छोटे छोटे कुछ टर्म्स मिलेंगे हमें देखने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स का मतलब आप लोग याद रखिएगा, कुछ टर्म्स आप लोगों के सुने हुए होंगे, हो सकता है कि कुछ टर्म्स ऐसे भी हों जो आप लोगों ने ना सुने हो, लेकिन यहाँ पर सुनेंगे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बेटा पहला टर्म हम लोग उठाते हैं पेप्टाइजेशन। क्या होता है? पेप्टाइजेशन। पहला टर्म उठाया हमने पेप्टाइजेशन। समझिए पेप्टाइजेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल्ट बाय शेकिंग विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, किसी भी कोलाइडल सॉल्ट को क्या करते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें उसी प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, छोटा सा थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या नहीं समझे? पेप्टाइजिंग एजेंट इसको बोला जाता है। बात क्लियर हुई? तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया उसको बोला गया पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, सॉल्ट को डाल करके शेक किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जिससे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टाइजिंग एजेंट। मुझे लगता है ये टर्म आप लोग क्लियर कर ले गए होंगे। आगे आते हैं, दूसरा हमारे पास में है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं, तो यहां पर कई सारे मेथड्स हमारे पास में होंगे। जैसे इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग बात करते हैं डायलिसिस की। किसकी बात करते हैं? डायलिसिस की। बताओ बेटा, हार्ट की डायलिसिस की जाती है ना? बताओ जल्दी से बताओ, डायलिसिस हार्ट की जाती है ना बेटा? डायलिसिस हार्ट की जाती है कि नहीं की जाती? जल्दी आंसर करो। चलें आगे देखते हैं। डायलिसिस ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस अ डिफ्यूजन थ्रू अ suitable membrane. The apparatus used for this purpose is called, क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डायलाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायलाइजर बोलेंगे। नहीं बेटा, रेगुलर 2:30 PM पर नहीं होगी, बस आज 2:30 PM पर थी, आज 2:30 PM पर थी। अच्छा, किडनी की करते हैं डायलिसिस, तो आप लोग भी जानते हैं इसका मतलब डायलिसिस क्या होती है। हाँ, कुछ लोग आगे, आधे लोग जो है क्लास छोड़ के भाग गए, कह रहे हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि डायलिसिस किडनी की जाती कि हार्ट की जाती है। गलत पढ़ा दे रहे हैं सब। चले खैर, नो सर, हार्ट की नहीं, किडनी की करते हैं डायलिसिस। अच्छा, ऐसे लग रहा है अशरफ। चलो ठीक है, खैर अभी एक आध दो की कर तो नहीं दिए हो डायलिसिस, किए नहीं हो, चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी करोगे, बहुत जल्दी करोगे। निखत परवीन बेटा ऑफलाइन स्टार्ट है, क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना? चले तो आगे चले। क्या डायलिसिस बात समझ में आई? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें से जो हमारे पास में क्या होते हैं, डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द मींस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के लिए आपको पता है एक स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। बायोलॉजी की बुक में आप लोगों ने एनसीईआरटी में क्लास 11 की लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले में आप लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर आप लोगों ने एक मेम्ब्रेन का नाम सुना होगा, नाम होगा उसका सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या याद आई ये बात? आइए, याद आई बेटा कि नहीं आई? बताएं जल्दी से। चलिए, तो ये इसमें जो ऑपरेटस यूज करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे क्या, डायलाइजर बोलेंगे। और बाकी एक सुटेबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ बायोलॉजी में कि सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना? अगर इसका डायग्राम देखना चाहो तो बेटा इस तरीके का होता है। यहां मान लो वाटर भरा हुआ है, यहां पर जो है ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना? और ये डायलाइजर का काम करेगा, ये डायलाइजर का काम करेगा, ठीक है ना? ये क्या है, यहां पर ये सॉल्ट पार्टिकल्स अंदर पड़े हुए हैं, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और यहां से जो है क्रिस्टलाइड और वाटर क्या है, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना? ये क्या है, क्रिस्टलाइड है,
अंदर इसमें क्रिस्टलाइड है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, इनको सेपरेट करना है। यही तो कोलाइडल सिस्टम है, इसी में से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये बाहर खींच लेगा इस सेलोफेन मेम्ब्रेन, या सेलोफेन मेम्ब्रेन ना बोले बल्कि ये बोले कि एक स्पेशल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से क्या करेगा, ये बाहर खींच लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे जो भी हमें रिमूव करना था वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? हाँ बेटा निखत, हॉस्टल भी ओपन है, बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, बाहर के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले इलेक्ट्रोडायलिसिस की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है बेटा कि यहाँ पर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करते थे, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते थे, या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते थे, नॉर्मली कर रहे थे हम लोग, क्या डिफ्यूजन के थ्रू कर रहे। यहां पर हम क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर, फास्ट बनाने के लिए बाय अप्लाइंग एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसॉल्व इफ द डिसॉल्व सब्सटेंस इन द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फिर इलेक्ट्रोलाइट की यूज करना पड़ेगा। अच्छा बायोलॉजी में पढ़े हैं ना, तो वो तो हम पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग पढ़े हैं। चले तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में हुआ, आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायलिसिस को भी समझा। इसके बाद आ जाइए जल्दी से बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद यहाँ पर देखो, जब हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ एनोड और कैथोड आ जाएगा, जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बताओ जल्दी से कौन सा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करता है? अरे बोलो जल्दी से बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? सर लंग्स करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम। और अगर ऐसा कोई बताएगा तो समझ लो फिर क्या होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी करती है। कौन करता है? किडनी करती है ना। चलो किडनी करती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बात सही है। अच्छा वोमेंस कैप्सूल किडनी में पाया जाता है कि लीवर में? हाँ किडनी में पाया। चले अच्छा, आप लोग सब बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, डॉक्टर्स बनने वाले हैं बहुत जल्दी। इट इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो किडनी का काम भी तो यही छटाई बटाई करना होता है, किडनी भी तो यही काम करती है ना। तो किडनी का काम यही होता है, तभी तो वहां बोलते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है ना, किडनी का होता है। बात समझ गए? चलिए खैर आगे आते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा टिंडल इफेक्ट का। किसका नाम सुना होगा? टिंडल इफेक्ट का। देखो टिंडल इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो टिंडल इफेक्ट में होता क्या है, जब लाइट आती है तो लाइट जो होती है वो डिस्पर्स हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो सिनेमा हॉल में, तो एक पिन होल से, छोटे से होल से क्या होता है, लाइट निकल रही होती है। अरे मतलब लाइट नहीं होती है वो, आप लोग जानते हो। फिर क्या होता है, वो ऐसे करके पाथ बनाता है, ऐसे कोनिकल पाथ बनाता है और बड़ा होकर के पर्दे पर गिरता है, तभी तो आपको इतने बड़े, वो बहुत बड़े बड़े सीन दिखाई देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टर पाथ जो होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्टर पाथ होता है वो हमारा किसका एप्लीकेशन है, टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखाई देता है वो भी हमारा टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। क्या है? टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। तो देखते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट का एक बीम पास करोगे एंड व्यूड परपेंडिकुलर टू द पाथ, देखो परपेंडिकुलर टू द पाथ, यहां से लाइट को भेजा गया परपेंडिकुलर टू द पाथ, आंखों से अपनी आप यहां पर देख रहे हो, डायग्राम से समझाने की कोशिश की। ऑफ अ इंसिडेंट लाइट द पाथ ऑफ द बीम इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट। बताओ ये किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट एंड द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द टिंडल कोन। जो ब्राइट कलर का कोन बनेगा, कोन बनता हुआ दिखाई देगा, यहां से देख रहे हो ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कोन बनता हुआ दिखाई देगा, ये जो ब्राइट कलर का कोन बन रहा है ऐसे करके ना, यहां से गई लाइट और यहां से जो है इस तरीके से इसके ऊपर गिरा कोलाइडल पार्टिकल है, ये यहां से डिस्पर्स हो गई लाइट ब्लू कलर में, और ये जो कोन बन रहा है इसी कोन को हम लोग बोलेंगे कौन सा कोन बेटा, टिंडल कोन। कौन सा कोन?
टिंडल कोन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन पर जब गिरेगी तो डिस्पर्स हो जाएगी लाइट, डिस्पर्स हो जाएगी और ब्लूइश कलर की दिखाई देगी। तो बात समझ गए आप लोग? यहां से लाइट को भेजा गया, परपेंडिकुलर आंखों से देखा गया, ये पार्टिकल पर जब गिरी तो ब्लूइश कलर की लाइट प्रोड्यूस की। इस पूरे फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट बोला गया और यहां से ये जो कोन बनता हुआ दिखाई दिया इसको टिंडल कोन बोला गया, है ना। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में आप देखोगे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से पॉसिबल होता है? टिंडल इफेक्ट की वजह से। ब्लू कलर ऑफ द सी वाटर किसकी वजह से बेटा? किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से। विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर पाथ जो होती वो भी किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से। देखो ये केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कुछ नहीं छोड़ता, मूवी तक नहीं छोड़ी इसने, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन ओनली व्हेन, बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही है असरा, बिल्कुल सही है आपकी डेफिनेशन। एक छोटी सी बात हम लोग पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ दो बातें आप यहां पर पढ़िएगा, तब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा जब डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों, इसीलिए इनको याद रखिएगा। टिंडल इफेक्ट तभी दिखेगा जब डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा ना हो, जो भी हम लोग वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं उससे, ठीक। दूसरा पॉइंट होगा द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। अगर ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा डिफर कर रही होंगी तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अगर इनमें डिफरेंस बहुत कम होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद में एक आता है पॉइंट अपने पास में बेटा, कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट आता है ब्राउनियन मूवमेंट, सुना होगा आप लोगों ने। ब्राउनियन मूवमेंट कुछ नहीं होता है बेटा, देखो जिग जैग मूवमेंट, टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड क्या बेटा? ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द अनवैलेंस बम्बार्डमेंट, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू द अनवैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड्स, किस पर? इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किस पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट होता है किस पर? नेचर ऑफ द कोलाइड्स पर, बट डिपेंड किस पर करता है? साइज ऑफ द पार्टिकल पर एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पर, या सॉल्यूशन में जो भी विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? बोलो। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, डेफिनेशन इनकी पूछी जाएगी। अब इसके बाद में छोटा सा टर्म होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका, उसको मैं लिख करके पढ़ाऊंगा। चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल जो होता है वो मैं लिख करके पढ़ाऊंगा, इसमें इतना डिटेल में नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया इसीलिए उसको हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। चले, इलेक्ट्रोफोरेसिस, the movement of the colloidal particle under applied an electric field is called the electrophoresis. Positively charged particle move towards the cathode while negatively charged particle move towards the एनोड, है ना। ये बात पढ़े हो तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरीके की, कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस, ये बात आप लोगों को पता होगी। नहीं पता होगी तो बस इतनी ही बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो दो तरीके की होती है, कैटाफोरेसिस और अल्ट्रा क्या चीज? एनाफोरेसिस, ठीक है ना। चले, तो ये था बेटा हमारे पास कोलाइडल सॉल्व के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो भी चार्ज होता है हमारे पास उसको हम लोग जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, लिख करके पढ़ेंगे। चलें, तो हेडिंग होगी हमारे पास चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल।
चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है। अच्छा बायोलॉजी भी हम ही से पढ़ोगे तो हैदर सर क्या करेंगे फिर, सब कुछ हम ही से मत पढ़ो बेटा, ठीक है। चले खैर, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, देखिए कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं बेटा, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। तो मैंने कहा कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं आपके पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों तरीके का चार्ज इन पर पाया जाता है। दूसरी चीज, कौन कौन से जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कौन कौन से जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, याद रखनी पड़ेगी। अच्छा तब से बायो ही पढ़ा रहे हैं, बात सही है, बात सही बेटा, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, इनकार नहीं कर सकते हम इस बात से। चले तो याद रखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, बेटा इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास में मेटल सल्फाइड और ब्लड होता है, क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल करके लिखिएगा इसको, मेटल सॉल्ट, क्या चीज, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मड पार्टिकल जो होते हैं, ब्लड होता है, मड पार्टिकल, मड, ब्लड, ब्लड, ये जो होते हैं हमारे पास में कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं, आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। लेकिन बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है। तो देखो ब्लड को हमने लिखवाया है नेगेटिवली चार्ज कोलाइड में, लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। एएमयू 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, हीमोग्लोबिन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, ठीक है ना। बताओ जल्दी से, मैंने लिखा FeOH का होल थ्राइज, बताओ कैसा होगा ये, मैंने लिखा AS2S3, बताओ ये कैसा होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये मेटल सल्फाइड है, तो बताओ ये कैसा होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, कैसा होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या बात समझ में आई, नहीं समझे, चलिए ये बात समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हमारे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है, सभी का चार्ज सेम टाइप का चार्ज होता है, ठीक है ना। तो हम ये बात बोल सकते हैं, इन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज, किस टाइप का, सेम चार्ज का, सेम टाइप का चार्ज होता है, ठीक। एक इसी तरीके का हम लोगों ने फिनोमेना पढ़ा था, क्या, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल अगर हम बात करें तो वो किसकी वजह से होता है, तो मेनली होता है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन की वजह से, किसकी वजह से, मेनली एडजॉर्प्शन ऑफ द सिलेक्टिव कॉमन आयन की वजह से होता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नहीं पूरा नोट करेंगे इसको। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल कैसा होता है बेटा, मेनली ड्यू टू सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, मेनली ड्यू टू सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन,
सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन की वजह से होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं आपको, देखिए घबराइए नहीं बिल्कुल भी, ठीक। यहां मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन यहां थोड़ा सा अंदर जाकर के पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक रिएक्शन कराई आपके सामने Fe+, यहां ले लिया हॉट क्या चीज ले ली बेटा, हॉट वाटर ले लिया, मान लो क्या ले लिया, हॉट वाटर ले लिया। तो इसने रिएक्शन के बाद बनाया क्या, FeOH का होल थ्राइस बना दिया। क्या बना दिया, FeOH का होल थ्राइस बना दिया। तो यहां से हमने कहा कि जो हमारे पास में आयरन है, FeOH का होल थ्राइस है, ये किससे सराउंडेड होगा, जल्दी से बताओ हमें। तो आप कहोगे कि सर ये सराउंडेड होगा किससे, ये सराउंडेड होगा, ओहो, ये सराउंडेड होगा Fe+3 आयन से। क्यों Fe+3 आयन से बेटा, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है ना। Fe+3 आयन से ये सराउंडेड होगा, Fe+3, ठीक। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है ना, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है। इसको लिखना क्या होगा, लिखेंगे कैसे हम इसको लिखेंगे FeOH का होल थ्राइस, और क्या है, Fe+3 से क्या है, Fe+3 से सराउंडेड है। तो इसको हम लोग अभी दो लेयर आपको मिलेंगी, एक मिलेगी आपको डिफ्यूज्ड लेयर और दूसरी मिलेगी आपको मोबाइल लेयर। उन्हीं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड क्यों है। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा कि AgNO3 Ki के साथ रिएक्शन करता है, AgNO3 Ki के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है, क्या बनाएगा, AgI, और साथ में क्या बनाएगा, AgI बनाया। तो इसमें क्या होगा, मान लो बाकी की रिएक्शन KNO3 निकलेगा, हालांकि निकाल दो, जरूरत नहीं अभी फिलहाल इसकी। तो ये KNO3, तो क्या होगा, यहां से AgI जो होगा, बताओ वो किससे सराउंडेड होगा, किससे सराउंडेड होगा AgI। तो आप कहोगे कि सर I जो है I- से सराउंडेड होगा, किससे, I- से सराउंडेड होगा, ठीक। तो ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होगा। कैसा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, AgI, और किससे सराउंडेड है, I से सराउंडेड है, I- से, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं, कभी ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि AgI जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो ये जो AgI है, इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में। किसमें यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है आइस की तरह। किसकी तरह सिमिलर होता है, आइस की तरह सिमिलर होता है। AgI इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, is used in artificial rain because its structure is similar to ice। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी की। मीजरिंग जीटा पोटेंशियल इज, बेटा भाई लेयर्स के बारे में बताएगा। जो भी हमारी एक फिक्स्ड लेयर होगी, दूसरी मोबाइल लेयर होगी, जिसमें से एक को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड लेयर, मोबाइल लेयर का दूसरा नाम होगा डिफ्यूज्ड लेयर, दूसरी वाली हमारे पास में फिक्स्ड लेयर होगी, ठीक है ना। उन्हीं के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताएगा जीटा पोटेंशियल, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो हमने यहां पर बात की कि इस तरीके से बताओ हमें कि क्या होगा। यही एग्जाम्पल जो आपकी नजरों के सामने, यही हमने ले लिया, रिएक्शन कराई हमने AgNO3 की, किसके साथ में रिएक्शन कराई है, Ki के साथ में रिएक्शन कराई है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने AgI बनाया था, साथ में KNO3 भी बनाया था, है ना। तो ये जो है इस तरीके से तो रहेगा, इस तरीके से रहेगा, लेकिन क्या होगा, यहां से ये जो AgI है, पहले तो ये सराउंडेड होगा किससे सराउंडेड होगा। तो आप कहोगे कि सर ये सराउंडेड होगा I- से, किससे, I- से सराउंडेड होगा इस तरीके से।
I माइनस से सराउंडेड होगा, ठीक है ना, I माइनस से सराउंडेड हो गया। फिर इसके बाद में इसमें एक दूसरी लेयर भी बनती है, जैसा कि ये था तो दूसरी लेयर भी होती, मान लो इस तरीके से। तो वो जो दूसरी लेयर सराउंडेड होगी वो किससे सराउंडेड होगी, तो वो होगी K प्लस से सराउंड, किससे, K प्लस से सराउंड होगी बेटा, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे AgI I माइनस और फिर क्या K प्लस। इसको हम बोलेंगे कि ये लेयर जो है वो वैसे ही रहेगी, ये होगी अपनी कौन सी लेयर, फिक्स्ड लेयर, कौन सी लेयर, फिक्स्ड लेयर। और ये वाली जो लेयर होगी आपकी वो क्या होगी, डिफ्यूज्ड लेयर, कौन सी लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड, और इसी को बोल सकते हैं क्या, मोबाइल लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर बोल सकते हैं, नहीं समझे, क्या बोल सकते हैं, मोबाइल लेयर। अब ये जो डिफ्यूज्ड लेयर और इस मोबाइल लेयर के बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। नहीं समझे, बताओ जल्दी से, समझे कि नहीं समझे। तो ये हो जाता है बेटा आपका जीटा पोटेंशियल के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि जो हमारे पास में कोलाइड्स होते हैं उनको कोआगुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, उनको कोआगुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना पड़ता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कराना पड़ता है, जो कि मैंने सारे प्रोसेस अभी अभी आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, बॉयल कराएंगे, तो वो सारे प्रोसेस हो गए थे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे किया जाता है, इस पर क्वेश्चन बना है एक आध दो बार, तो हम उसकी बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे कैसे करके एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए अपोजिट आयन जो होता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव आयन। क्या बोला जाता है, अपोजिट आयन इज कॉल्ड इफेक्टिव आयन। जो भी अपोजिट आयन, अब किसका अपोजिट आयन अभी बताते हैं, देखो अपोजिट आयन इज कॉल्ड, opposite ion is called, opposite ion is called effective ion, opposite ion is called effective ion, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि बताओ फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल थ्राइज है, इसका इफेक्टिव आयन बताओ क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि AS2S3 है, AS2S3 है, इसका इफेक्टिव आयन बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये होता था हमारा क्या, ये होता था पॉजिटिव, तो इसका इफेक्टिव आयन होगा एनायन। इफेक्टिव आयन इसका कैसा होगा, अपोजिट होगा ना। इफेक्टिव आयन जो होगा वो क्या होगा, एनायन होगा। क्या होगा, एनायन होगा। इसका इफेक्टिव आयन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका इफेक्टिव आयन, ये नेगेटिवली चार्ज था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इफेक्टिव आयन इसका होगा क्या, कैटायन। क्या होगा बेटा, कैटायन होगा। तो ऐसे आप लोग जो है इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। मड पार्टिकल का इफेक्टिव आयन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो ना कि मड पार्टिकल का इफेक्टिव आयन जो होगा हमारा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से, कैटायन ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट था। जिस तरीके का सॉल्ट था उसका इफेक्टिव आयन जो होगा अपोजिट आयन होगा। क्या होगा, अपोजिट आयन होगा। तो अपोजिट आयन को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव आयन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। और डिसाइड किससे करोगे, उसके नेचर के अपोजिट वाले को लोगे। बात समझे, समझ गए ना। इसके बाद हार्डी-सुल्ज रूल क्या चीज है उसको भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा थोड़ा सा। हार्डी-सुल्ज रूल, हार्डी-सुल्ज रूल, देखो हार्डी-सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, हायर द चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन ग्रेटर इज द कोआगुलेशन पावर। इन्होंने ये बात कही थी, छोटी सी बात है, हायर द चार्ज ऑन द अपोजिट आयन या इफेक्टिव आयन, हायर विल बी द कोआगुलेशन पावर। क्या चीज बेटा, हायर विल बी द कोआगुलेशन पावर। बस यही बात याद रखनी है, हायर द चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन, यही है हार्डी-सुल्ज रूल। हायर द चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन, हायर द चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन, greater will be coagulation power, greater will be coagulation power, greater will be coagulation power। ठीक है ना, कोआगुलेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे
कोआगुलेशन पावर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोआगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द इफेक्टिव आयन। क्या बोल सकते हैं? चार्ज ऑन द इफेक्टिव आयन, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन द इफेक्टिव आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लो कि हमने आपसे कह दिया कि यहां पर हमारे पास कई सारे आयन हैं, तो इनको ऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन पावर में अरेंज करो। मान लो एक क्वेश्चन टाइप से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने कहा कि K4FeCN6 है, जल्दी से बहुत फास्ट करते हैं। K4FeCN6 है हमारे पास। हमने कहा दूसरा हमारे पास में मान लो कि फास्फेट आयन है। क्या है बेटा? फॉस्फेट आयन है। हमने कहा सल्फेट आयन है। हमने कहा अपने पास में सल्फेट आयन है। अपने पास में मान लो कि क्लोराइड आयन है। कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन पावर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन पावर में अरेंज करना है। तो बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन पावर क्या बनाओगे? अब अगर यहां पर चार्ज के फॉर्म में देखोगे तो K प्लस के ऊपर 4 चार्ज, -3 चार्ज, फिर 2 चार्ज, फिर 1 चार्ज। बताओ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कहोगे कि मैग्नीशियम, ये जो है मेटल हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी क्या बोला गया? फॉर FeOH डिक्रीजिंग ऑर्डर, FeOH थ्राइस के लिए पूछा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेशन पावर फॉर FeOH का होल थ्राइस, ये भूल गए थे, क्वेश्चन में छूट गया था। FeOH का होल थ्राइस। अब ये जो FeOH का होल थ्राइस क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बताओ इसका इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? कहोगे कि इसका इफेक्टिव आयन क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। क्या होगा? इफेक्टिव आयन क्या होगा इसका बेटा? इफेक्टिव आयन इसका होगा क्या? एनायन होगा। क्या होगा? एनायन। तो देखो जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, अभी कहा हायर द चार्ज ऑफ द इफेक्टिव आयन हायर विल बी द कोआगुलेशन पावर। तो बताओ इसमें, बताओ इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर इसके ऊपर -4 आ जाएगा, इसके ऊपर -3 है, इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर -1 है। कितना है? -1 है। तो बताओ सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। अगर मैं कहूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक। तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर, उसी की सबसे ज्यादा कोआगुलेशन पावर। मतलब 4 की नहीं, 1 की सबसे ज्यादा। किसकी बेटा? 1 की सबसे ज्यादा, फिर किसकी? फिर उसके बाद 2 की, फिर उसके बाद 3 की, फिर उसके बाद 4 की। नहीं समझे? बताओ जल्दी से, नहीं समझे क्या? 1 2 3 4, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बात होती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपसे ओरली पूछ लेता हूं। ओरली एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि बताओ फॉर मेटल सल्फाइड, अगर हम बात करते हैं मेटल सल्फाइड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोआगुलेशन पावर विल बी। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब मेटल सल्फाइड के लिए आपको बताना है, मेटल सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका जो इफेक्टिव आयन होगा वो कैटायन होगा। आपसे कहा गया Al+3 है, मतलब Al+3 नहीं, AlCl3 दिया है आपको, तो +3 में ही आएगा। कैल्शियम क्लोराइड दिया है, NaCl दिया है और ग्लूकोज दिया है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कोआगुलेशन पावर किसमें होगी? भैया Al+3 होगा, Ca+2 होगा, Na+1 होगा। तो इसी ऑर्डर में हो जाएगा Al+3, फिर Ca2+, फिर उसके बाद Na+, और फिर उसके बाद लास्ट में ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी तो बहुत कम ही होगी। बात समझ गए कि नहीं? चले, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लक्युलेशन वैल्यू पर। किस पर पूछा जाता है? फ्लक्युलेशन वैल्यू पर पूछा जाता है बेटा। फ्लक्युलेशन वैल्यू क्या होती है? फ्लक्युलेशन वैल्यू। तो फ्लक्युलेशन वैल्यू को डायरेक्टली याद रखिएगा आप लोग, कोआगुलेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोआगुलेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। फ्लक्युलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोआगुलेशन पावर। बस ये सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और बात अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो इट इज अ मिनिमम कंसंट्रेशन इन द मिलीमोल पर लीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू द कोआगुलेटेड सॉलिड कॉल्ड द फ्लक्युलेशन वैल्यू। तो हालांकि डेफिनेशन से नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसी पर बनेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास में, गोल्ड नंबर। क्या चीज बेटा? गोल्ड नंबर आता है। स्वर्ण संख्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने स्वर्ण संख्या पढ़ा होगा। तो गोल्ड नंबर जो होता है, देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जिगमोंडी। जिगमोंडी ने दिया था इसको। किसने दिया था बेटा? जिगमोंडी ने दिया था। किसने दिया था? जिगमोंडी ने दिया था इसको, ठीक है ना। गोल्ड नंबर जो होता है वो क्या करता है? गोल्ड नंबर मेजर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे गोल्ड नंबर मेजर
गोल्ड नंबर क्या मेजर करता है? मेजर करता है आपका प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को क्या करता है? मेजर करता है कौन? गोल्ड नंबर मेजर द लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड। बात समझ में आई? लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो एक अपने पास में क्या बनाते हैं? कवरिंग बनाते हैं, जो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं लायोफिलिक किससे? लायोफोबिक सॉल्ट से। ठीक है, तो जब लायोफोबिक सॉल्ट से या लायोफोबिक कोलाइड्स बोले उससे एक अपने पास कवरिंग बनाएंगे तो उससे क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे, कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, है ना? तो कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे तो उसी को बोला जाएगा क्या? कि ये मेजर करेगा कौन? गोल्ड नंबर मेजर करेगा। इसके बाद में अगर आपसे ये कोई कह दे कि बताओ कि गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अ लायोफोबिक कोलाइड दैट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। कितना ml? 10 ml को याद रखेंगे यहां पर क्योंकि ये पूछा गया, और नंबर ऑफ मिलीग्राम को याद रखेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट या लायोफोबिक कोलाइड दैट प्रिवेंट द क्या चीज? precipitation of 10 ml of gold salt on the addition of 1 ml of 10% NaCl। तो यहां पर देखें 1 ml of 10% NaCl यूज करना है, और दूसरी चीज क्या है? 10 ml of gold salt यूज करना है, और 1 मिलीग्राम ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड यूज करना है। 1 मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड, 10 ml गोल्ड सॉल्ट और 1 ml ऑफ 10% NaCl। इस बात को याद रखिएगा, ये डाटा में से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, गलत मत करिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट का क्या करते हैं? लायोफिलिक कोलाइड दैट प्रिवेंट द precipitation of 10 ml of gold salt, 10 ml of gold salt, ठीक, on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution, उसी को बोलेंगे हम लोग। ठीक, गोल्ड नंबर जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोटेक्टिंग पावर होता है। गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बस खत्म हो गई ये बात, प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिव पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड नंबर। तो बस ये बात याद रखिएगा, कभी कभी प्रोटेक्टिव पावर का वो बना करके देते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दो बातें और सुन लीजिए। जिलेटिन जो होती है, जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर होता है मिनिमम होता है। क्या होता है? जिलेटिन हैज मिनिमम गोल्ड नंबर एंड मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर। ठीक भाई, गोल्ड नंबर मिनिमम है तो प्रोटेक्टिव पावर तो मैक्सिमम होगी ना। इसके बाद में स्टार्च जो होता है उसका गोल्ड नंबर मैक्सिमम होता है। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लो बस, इसके बाद हम लोग घर चलते हैं। मिनिमम गोल्ड नंबर, मिनिमम गोल्ड नंबर किसका होता है बेटा? जिलेटिन का। और मैक्सिमम गोल्ड नंबर किसका होता है? मैक्सिमम गोल्ड नंबर किसका होता है? स्टार्च का होता है। किसका होता है बेटा? स्टार्च का होता है। ठीक है ना। अब मिनिमम इनका ये चीजें हैं तो मैक्सिमम क्या होगा वो आप लोगों को पता है, इसका रिवर्स कर लेंगे तो प्रोटेक्टिव पावर हो जाएगा। बेटा ये था हमारा सारा का सारा डाटा, सारा का सारा मैटर जो हमें पढ़ना था सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोगों का यहीं पर होता है खत्म। और अब कल आप लोगों की क्लास होगी नहीं, सैटरडे में मैं आपकी क्लास लूंगा, कल आपकी क्लास नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो सैटरडे में आप लोगों की क्लास होगी जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहोगे? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जो शेड्यूल में था वो सब तो हो गया। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं सैटरडे में, क्योंकि फिर संडे का गैप रहेगा ना, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सैटरडे में पढ़ते हैं। बाकी फिर हम लोगों का रह जाएगा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेटलर्जी बेटा मंडे में, मेटलर्जी मंडे में, फिर रेडॉक्स रिएक्शन को आगे देखेंगे। ठीक है, कल मतलब कल आपकी क्लास होगी नहीं, सैटरडे में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो एक दिन में खत्म कर लेंगे हम लोग, और मैं आपको उसको वो पीपीटी से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पीपीटी से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो चैप्टर थ्योरेटिकल है, लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगी नहीं तो। ठीक, और लिखा हुआ कोई जरूरी भी नहीं है, बस उससे आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलें तो मिलते हैं
परसों की क्लास में, सैटरडे की क्लास में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है उम्मीद है कि क्लास में उपस्थित रहेंगे। चले, थैंक यू सो मच।